हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका है कि प्रकाश का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कौन कौन से टर्म बेसिक हैं, उन चीज़ों को उसमें डिस्कस हमने कर चुका है। और हमने क्या बताया आपको, जो कि प्रकाश का परावर्तन में लास्ट में वो भी बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अभी पहले आप अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर आप बेसिक चीज़ें जो है उसको क्लियर कर लीजिए, तो आपको जो आगे हम पढ़ाएंगे वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हम जो पढ़ा चुके हैं वो है प्रकाश। तो बेटा प्रकाश क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रकाश जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो होता है प्रकाश। और प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत बता चुके थे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि मानव निर्मित वस्तुएं होती थी जो कि इंसानों ने बनाया है, और एक प्राकृतिक स्रोत होता था। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आता था? जैसे कि चांद और सूर्य, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और मानव निर्मित क्या क्या है? जैसे कि तुम अगर ले लो लाइट, ट्यूबलाइट, टार्च, ये सब क्या हो जाएगा? मानव निर्मित वस्तुएं हो जाएंगी। अब इसके हमने गुण क्या क्या बताए थे? हमने ये बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और हमारा जो किसी भी वस्तु को देखने की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 से 8000 तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगर किसी भी सॉलिड से या ठोस से अगर होकर जाता है तो इसकी जो ये वैरी करती रहती है, ये फिक्स नहीं होता कि इतने की स्पीड से ही जो हमारा प्रकाश है वो ट्रैवल करेगा, ये वैरी करता रहता है। ठीक है। अब प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम हमने क्या क्या बताया था? हमने 3 ऑप्टिकल मीडियम बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम फिर बता रहे हैं कि आप जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए। और प्रकाश किरण, प्रकाश रे जो होती है वो भी 3 प्रकार से हमने बताया था कि एक आपका जो बीम ऑफ लाइट, जैसे कि अगर प्रकाश रे की बात करें तो कोई भी रे अगर सीधी ऐसे जा रही है तो वो क्या होती है? रे होती है। अगर वहीं पुंज के रूप में, मतलब कि ग्रुप में अगर जा रही है तो वो प्रकाश पुंज होती है। इसको बोलते हैं कि हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे हमने 3 टाइप बताया था, क्या क्या? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको प्रकाश किरण में हमने कवर किया था। और प्रकाश का परावर्तन तो सभी को पता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी भी समतल दर्पण से ये क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक पृष्ठ, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और ये किसी भी प्लेन सरफेस से टकरा करके इसको बोलते हैं, जो आती हुई किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रे। ये जो जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिंग रे। अब इसके बीच में कोई अभिलंब होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब है ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, या फिर बोलते हैं उसको आपतित कोण। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल, या फिर इसको बोलेंगे परावर्तित कोण। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसको समझिए। ठीक है। परावर्तन के 2 ही नियम बताए थे। अच्छा, परावर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है हमारा प्लेन सरफेस पे, जिसको हम ऐसे, ये कोई प्लेन सरफेस है ना, ये कोई प्लेन सरफेस है, और ये कोई रफ सरफेस है। परिवर्तन इस पर भी हो सकता है। इस पर क्या होता है बेटा? रेगुलर परिवर्तन होता है। जैसे अगर कोई चीज़ अगर इससे पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो इधर कैसे जाएंगे? ये बिल्कुल समांतर रहेंगे। ये क्या होता है? समांतर परिवर्तन होता है। और अनियमित परिवर्तन क्या होता है? इरेगुलर परिवर्तन क्या होता है? ये तो रेगुलर परिवर्तन था। इरेगुलर परिवर्तन क्या था? जैसे कि अगर कोई भी किरण ऐसे आ रही है किसी सरफेस पर टकरा करके, कभी इधर चली गई और ऐसे टकरा कभी इधर चली गई, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता, कोई निश्चित दिशा नहीं है कि इस सरफेस पर टकराने के बाद हमारा जो रे है या किरण है वो किधर जाएगा। ठीक है ना। ये होती है हमारी इरेगुलर परिवर्तन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हमने बताया था। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से थे बेटा? ये था कि हमारा आपतित कोण या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, हमारे जो तीनों है वो कहाँ होते हैं? एक ही पृष्ठ में स्थित होते हैं। ये हमने आपको बताया है क्या, कि किसी भी प्लेन सरफेस पे आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। और हमने दूसरा क्या बताया था, ये पहला था। पहला क्या, फिर से समझ लो, पहला क्या था, पहला ये था किसी भी प्लेन सरफेस पे आती हुई किरण मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, ये तीनों कहाँ होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि इसमें जो हमारा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल मतलब कि आर आई, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब आर, ये क्या होता है, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, हर कंडीशन में बराबर रहेंगे। अगर हम इसकी जो अगर इसको बढ़ाएंगे, इस एंगल को घटाएंगे तो ये वाला एंगल भी घटेगा, अगर इस एंगल को हम बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी बढ़ेगा। मान लो अगर हम इस वाले एंगल को अगर यहाँ करते हैं तो ये वाला एंगल भी यहाँ हो जाएगा, अगर इस वाले एंगल को हम यहाँ कर देते हैं तो ये वाला एंगल भी यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सदैव क्या होता है, आई बराबर होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, ये हर कंडीशन में होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है ना। आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रतिबिंब के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्या, आज हम लोग पहला टॉपिक हमारा होने वाला है कि प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं इमेज, इमेज। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिबिंब के बाद दर्पण। दर्पण, दर्पण क्या होता है, मिरर। ठीक है, अब देखो, अब हम अभी जो जो प्रकार हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन हम इसके भी टाइप बता दे रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आया कैसे। जैसे दर्पण को हम दो प्रकार से कह सकते हैं, कौन कौन सा बेटा, समतल दर्पण पहला हो जाता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इसके बाद जो हमारा समतल दर्पण है इसके कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण के दो ही प्रकार होते हैं। कैसे, देखो गोलीय दर्पण, जैसे ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय है, ये कोई स्फेरिकल मिरर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में कट कर देंगे, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। ठीक है, अभी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब अगर हम इसको अगर बाहर से हम पॉलिश कर दें या कलई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को, जैसे देखो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी मिरर का जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर दबा हुआ हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो तो वो होता है अवतल दर्पण। और अगर किसी भी दर्पण का परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो वो होता है उत्तल दर्पण। जैसे कि हमने क्या बताया अभी, हम क्या कह रहे हैं कि ये अवतल दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले को बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और तो हमने लास्ट तक देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या हमने लिखा है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु से किसी बिंदु पर चलने वाली प्रकाश किरण जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मैं अगर एक अवतल दर्पण का अगर इमेज बनाऊँ, जैसे कि ये अवतल दर्पण मान लो, ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ कोई वस्तु रखा है इनफाइनाइट पे, अनंत पे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक किरण रे निकलेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अभी ये सब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो ये सब बताएंगे। अब यहाँ से जो दूसरी किरण निकलेगी कहाँ से होकर जाएगी, ये सी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहाँ से जाएगी और वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अभी हमें दर्पण देखना, सॉरी प्रतिबिंब देखना है उसका, कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे रखा है तो ये कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अगर मैं यही उत्तल दर्पण बना दूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं अगर उत्तल दर्पण बना दूँ ऐसे, तो आप क्या देखेंगे, हमने उत्तल दर्पण में क्या बताया था, जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो या फिर परिवर्तन बाहर में उभरे हुए पृष्ठ पर हो। तो मान लो यहाँ पे हमने कोई इमेज ये रखा, ये कोई वस्तु है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से गई और ये टकरा करके यहाँ से वापस चली गई इधर। ठीक है, और यहाँ पे ये जाती हुई प्रतीत होती है, कहाँ से, फोकस से, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है,
अब यहाँ से अगर एक और रे निकाले तो हम कुछ ऐसे जाएगी ये, जो कि हमारी वक्रता केंद्र शो कर जाएगी। इसको सी, ये थोड़ा पास भी हो सकता था, इसको वक्रता बस को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये वक्रता केंद्र शो कर जाएगी सीधे। तो ये जो जहाँ पे भी ये लाइन आपस को क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा जो इमेज हमारा होगा वो क्या होगा कि मिलती हुई प्रतीत होती, जहाँ पे दो लाइन मिलती हुई प्रतीत होती, यहाँ पे मिल नहीं रही, प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियल में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वस्तु के जिस बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु पर मिलती हैं, मतलब परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे दो किरणें निकली, तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उसी पॉइंट को इस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, ठीक है। अब हमारा दो प्रकार से बनते हैं, जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार से बनते हैं, वो तो या तो हमारा होगा वास्तविक या तो हमारा होगा आभासी, मतलब रियल या फिर वर्चुअल। जैसे मैं अगर रियल इमेज की बात करूं तो क्या होगा, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आकर मिलती हुई या मिलती हैं, रियल में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आभासी प्रतिबिंब की, वर्चुअल प्रतिबिंब की, तो वर्चुअल प्रतिबिंब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरणें, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, हमने यहाँ बताया ये कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी मतलब परावर्तन के पश्चात, ठीक है, कोई भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई या दूसरे पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा होता है आभासीय प्रतिबिंब है। अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण क्या होता है, दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी तल को, यदि हम किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ को, किसी मतलब ये चिकना पारदर्शी कोई मिरर है, पारदर्शी शीशा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ कलई कर दे, इस तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एक तरफ हो जाएगा वो परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड की लेप कर दिया जाए, दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, उससे क्या होगी, प्रकाश रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो हमने अब देखा दर्पण क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है, किसी चिकने पृष्ठ से, मतलब किसी चिकने पृष्ठ को, जैसे पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, हमने एक शीशा लिया, ये एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि पारदर्शी है, इस तरफ और उस तरफ दिख रहा है। हमने एक साइड में क्या किया, मतलब इस साइड में मान लो हमने क्या किया, लाल ऑक्साइड या फिर इसको पॉलिश कर दिया है किसी भी चीज़ से। तो पॉलिश करने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये हमारा जो ये वाला तल है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अब इस पर कोई भी प्रकाश आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस पर पॉलिश करने से पहले अगर आप अपना इमेज ऐसे देखते तो हो सकता है आपका इमेज बहुत थोड़ा बहुत बन रहा हो यहाँ पे, लेकिन अब पॉलिश करने के बाद जब अपना इमेज यहाँ पे देखेंगे, अपना फोटो ऐसे देखेंगे तो आपको पूरा इमेज आपका दिखेगा। इसका मतलब ये है कि हमने पॉलिश करने के बाद इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, परावर्तक तल बना दिया, ठीक है। वहीं यहाँ लिखा है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई या फिर लाल ऑक्साइड का लेप करके उस पृष्ठ को, उसके विपरीत जो दूसरा पृष्ठ है उसको पारदर्शी पृष्ठ बना दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कोई पारदर्शी क्या है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कोई भी कांच है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके एक तरफ कलई कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ, क्या पढ़ेंगे इसको, कलई किया हुआ पृष्ठ। अब जब हम कोई प्लेन मिरर था जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट था, उसके एक तरफ हमने क्या किया, कलई या फिर पॉलिश कर दिया है, तो वो जो एक तरफ का तल है वो क्या हो गया, पॉलिश किया हुआ तल हो गया, और दूसरे तरफ जो ये वाला तल हमारा बचा है वो क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे हम, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो परावर्तक पृष्ठ हम कैसे जाने कि ये परावर्तक पृष्ठ है कि परावर्तक पृष्ठ नहीं है, तो इसको जानने के लिए हम लिखेंगे, देखेंगे क्या कि अब इस पर कोई इंसिडेंट रे अगर आई, मतलब आपतित किरण आई, तो ये देखोगे परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये टकराने के बाद ये परावर्तित हो गई, ठीक है, क्या हो गई, परावर्तित हो गई।
ये इसके बीच में होता है नॉर्मल अभिलंब, ठीक है, जिस कोण के लिए कि ये कोण आई, ये कोण आर, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल, वैसे पहचानने के लिए इसके बीच में अभिलंब डाला जाता है, ठीक है, ये अभिलंब होता है। अब इस परावर्तन के जो हमने समतल दर्पण देखा कि समतल दर्पण क्या होता है, अब उसके कुछ ना कुछ तो गुण होते होंगे कि अच्छा हम कैसे पहचाने कि समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि गोलीय दर्पण है, कैसे पहचाने। तो उसको पहचानने का एक आसान तरीका क्या होता है कि देखो उसके कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो उसके गुण क्या क्या होते हैं, किसी समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। अगर किसी भी समतल दर्पण पर यदि किसी भी समतल दर्पण पर कोई भी अगर इमेज बनेगा तो वो हमेशा सदैव क्या रहेगा, आभासीय रहेगा और सीधा रहेगा। अब फिर दूसरा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा। कि हमने क्या कहा कि किसी भी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब, ठीक है। अब h ऊंचाई वाले मनुष्य को अपना पूर्णतः प्रतिबिंब देखने के लिए उसे h/2 ऊंचाई वाले मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट है तो तुम्हें कितनी अपनी पूरी इमेज देखने के लिए तुम्हें कितनी ऊंचाई वाले मिरर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो होगी h/2, मतलब कि तुम्हारे हाइट का आधा। तुम्हारी हाइट चाहे जितनी भी हो उसका अगर तुम आधा मतलब उसका आधा कर लेकर आते हो मिरर को, ठीक है, दर्पण अगर तुम्हारा आधार, जैसे तुम्हारी अगर हाइट 6 फीट है, दर्पण 3 फीट का है, तो तुम्हारा पूरा इमेज उस दर्पण में बनेगा। और जो लास्ट है वो ये कह रहा है कि अगर किसी दर्पण में तुम्हारा इमेज तुम वस्तु से 4 फीट दूरी पे खड़े हो तो दर्पण के अंदर तुम्हारा इमेज जो है 4 फीट अंदर ही बनेगा, ये नहीं कि उसके सरफेस पे बनेगा। तुम्हें दिखेगा, एक्चुअली में तुम्हें दिखता उस सरफेस पे है, लेकिन वो वहाँ सरफेस पे नहीं बन रहा, उससे जितनी दूरी पर तुम खड़े हो उतनी ही दूरी पर तुमसे वो बनता है। तुम्हारा जो मिरर सॉरी वो जो दर्पण के अंदर तुम्हारा प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे कि मैंने अभी हमने चारों क्या बोला, हमने ये बोला कि किसी भी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासीय होता है और सीधा होता है। और दूसरा हमने क्या बोला, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा हमने क्या बोला कि h ऊंचाई वाले मनुष्य की पूर्णतः प्रतिबिंब देखने के लिए हमें h/2 वाले हाइट की मिरर की आवश्यकता होगी। मतलब कि अगर तुम्हारी हाइट कुछ भी हो, समथिंग मान लेते हैं हम इस मार्कर की कुछ भी हाइट होगी, ठीक है, तो इसकी पूर्णतः इमेज देखने के लिए हमें जो दर्पण की पूरा हाइट होनी चाहिए इसकी आधी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। इसकी हाइट अगर मान लो अगर मेरी हाइट 6 फीट है या 8 फीट है तो हम उसकी आधी हमारे मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फिर क्या कह रहा है कि वस्तु प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। जैसे दर्पण से, ये कोई दर्पण है, ये कोई वस्तु है, दर्पण से वस्तु की दूरी 5 फीट है, तो ये जो दर्पण से वस्तु की दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी अंदर, ठीक है। जितना दूरी पर वस्तु उतना अंदर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब हम इसके बाद जब बात करेंगे तो बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होती है उसको देखो। अब हम जो इसके बाद बात करेंगे तो बात करेंगे गोलीय दर्पण की, ठीक है, गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, ऐसे ही समझाते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर जैसे कि कोई गोलीय दर्पण से मतलब ही समझ में आ रहा है, गोलीय दर्पण वर्ड ही ऐसा है कि उसे समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे सर्कल होगा, स्फेरिकल होगा कोई गोला, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट में काट दें, काटने के बाद पॉलिश कर दें, ठीक है, तो ये एक मिरर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना, एक मिरर की तरह व्यवहार करेगा। इसको कैसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, यदि किसी खोखले गोले को काटकर लिखेंगे, यदि किसी खोखले गोले को काटकर, यदि किसी खोखले गोले को काटकर उसके दोनों पृष्ठ पर कलई या फिर पॉलिश या कलई कर दी जाए,
तो वह एक गोलीय दर्पण हो जाएगा ना, गोलीय दर्पण बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने क्या बताया अभी, हमने ये बोला कि किसी भी गोलीय दर्पण को काट कर दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद काटने के बाद उसके अंदर और बाहर अगर कलई कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए तो एक अवतल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है ना। अब अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उसको अभी हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है ना। चलो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब पहला है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब हमारा क्या, अब हम इसको कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो कनकेव, जैसे कि मैं बोलूँ अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। सिंपल ऐसे लिखो कि जिस मिरर में हमारा परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ हो। ठीक है, जिस दर्पण में परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा हमने क्या बोला, अच्छा ये पहचानेंगे कैसे, देखो ये चीज़ जो है ऐसे, ये कुछ ऐसा मिरर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसमें कहीं पोल होता है। ठीक है, ये सर्कमफरेंस का जो, जैसे सर्कमफरेंस क्या होता है, ये इसके जो बाहरी पार्ट है इसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। तो ये जो हमारा पोल होगा वो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, हमारा जो सेंटर होगा ये कहीं यहाँ होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अभी समझेंगे इसके आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या बेटा, उत्तल दर्पण में हम लोग ये जानेंगे किसी दर्पण में परावर्तक तल जो है बाहर की ओर उभरा हुआ हो। जैसे कि ऐसे लिखो, जिस दर्पण में परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो, इसको मिटा देते हैं, तुम लोग लिख लेना। परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ये देखा था कि जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो, जैसे कि ये। अब हमने क्या देखा, अब ये हम जानते हैं ये क्या होता है, पोल होता है ना, ये पोल होता है। अब यहाँ से ये टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, वैसे ही अवतल दर्पण में भी था। अवतल दर्पण में क्या था, इसको हम ऐसे कुछ इमेज बना देते हैं इसका। चलो यहाँ पे बनाते हैं। अवतल दर्पण में इमेज बना लेना इसको कुछ इस प्रकार से, इसको ऐसे करके ये ऐसे। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर क्या है, दबा हुआ है, परावर्तक तल है। ये इंसिडेंट रे मतलब आती हुई किरण, जाती हुई किरण रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, ये नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। ये मुख्य अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो इमेज फॉर्मेशन का होने वाला है। तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार से इमेज बन सकते हैं। जैसे कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। अगर हमारा जो वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, ये अभी नेक्स्ट वीडियो का है। अभी इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि
इमेज फॉर्मेशन मतलब हमारा जो इमेज है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कितने प्रकार से बन सकते हैं।